हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। मैं रिचा। हमारी ये बेहद ही इम्पोर्टेंट क्लास है जिसमें आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो कोरोना वायरस है वो ह्यूमन बॉडी को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, किस तरह से एक ह्यूमन बॉडी उसकी गिरफ्त में आ जाता है। ये सारी प्रोसेस हम अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी किस तरह से आप कोरोना वायरस की चपेट में आ जाते हैं और आपका शरीर जो है पूरी तरह से उसके वश में हो जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहा करिए, क्योंकि बेहद ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे वीडियोज के माध्यम से मिलती है। और अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में आपके, हाउ कोरोना वायरस से इन्फेक्ट्स अ ह्यूमन बॉडी। तो किस तरह से एक नॉर्मल इंसान कोरोना की गिरफ्त में आता है, वो सारी प्रोसेस को हम समझेंगे कुछ इमेज के माध्यम से। बस आप इमेज देखते जाइए, मैं चीज़ों को क्लियर करती जाऊंगी। क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति जो है वो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होता है तो वो किस तरह से एक नॉर्मल व्यक्ति को इन्फेक्ट करता है, पहले तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है, एक इन्फेक्टेड पर्सन है। ये इधर ब्लैक कलर में जो है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन है जो कि कोविड से कोरोना से इन्फेक्टेड है। क्या होता है कि जब कोई भी कोरोना से इन्फेक्ट व्यक्ति होता है, अगर वो मास्क का यूज़ नहीं कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, तो वो क्या करता है, पब्लिक प्लेस में अगर वो खाँसता या छींकता है, तो उसके खाँसी या छींक से उसके मुँह और नाक से कुछ ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, सलाइवा ड्रॉपलेट्स जिसे बोला जाता है, जैसा कि यहाँ पे पर आपको ड्रॉप्स के रूप में दिख भी रहा है। तो ये जो सलाइवा ड्रॉपलेट्स होती हैं, ये करीब 3000 ड्रॉपलेट्स निकलती हैं किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति के मुँह और नाक से। अब आप समझ सकते हैं कि जो इतना ज़्यादा अमाउंट में ये निकली, 3000 के लगभग सलाइवा ड्रॉपलेट्स खाँसने और छींकने के बाद निकलती हैं। अब क्या होता है, अगर एक सलाइवा ड्रॉपलेट की बात की जाए तो इससे एक सलाइवा ड्रॉपलेट में करीब 20 लाख कोरोना वायरस होते हैं। तो इस तरह से समझने की कोशिश करिए, तो अगर एक कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड व्यक्ति पब्लिक प्लेस में गया है तो वो इस सलाइवा ड्रॉपलेट से कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसका एक सलाइवा ड्रॉपलेट ही अपने आप में 20 लाख के करीब कोरोना वायरस को लिया हुआ है। तो अब क्या हुआ, इसका जो ये ड्रॉपलेट्स है, जो सलाइवा ड्रॉपलेट्स से है, ये करीब हवा में 300 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 1 मीटर तक ट्रैवल कर सकता है, ये ड्रॉपलेट्स जो है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पब्लिक प्लेस में आप 1 मीटर की दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि जो आपका सलाइवा ड्रॉपलेट्स है, वो 1 मीटर की दूरी तक ट्रैवल कर सकता है और 1 मीटर की दूरी के अंतर जितने भी व्यक्ति आएँगे, वो उसको इन्फेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक इन्फेक्टेड पर्सन का जो सलाइवा ड्रॉपलेट्स था, वो एक नॉर्मल पर्सन के शरीर में उसके सांस के द्वारा उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और एक जो जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है कह लीजिए, वो व्यक्ति इस कोरोना वायरस की चपेट में आ जाता है। अब आगे देखते हैं, उस व्यक्ति तक तो ये कोरोना वायरस पहुंच गया। अब ये कोरोना वायरस कैसे उसकी बॉडी में, उसके लंग्स में एंटर करता है और उसको इन्फेक्ट करता है। तो बात की जाए, जब हम साँस लिए तो ये जो सलाइवा ड्रॉपलेट्स था, ये हमारे नाक के द्वारा, हमारे मुँह के द्वारा क्या हुआ, हमारे गले में पहुँचा। हमारे गले से ये श्वास नली के द्वारा हमारे लंग्स तक पहुँचता है। अब इसके बाद क्या होता है, लंग्स
तक पहुँचने से पहले आप एक बार फिर से, वैसे इससे पहले की वीडियो में मैंने कोरोना वायरस को अच्छे से समझाया था, लेकिन फिर से मैं बताती हूँ, ये आपको जो इमेज दिख रहा है, ये एक कोरोना वायरस का इमेज है। इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये स्पाइक प्रोटीन होता है, जिसका मेन रोल होता है लंग्स या हमारी बॉडी में एंटर करने में। और दूसरा इसमें जो एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो आरएनए होता है। तो इस तरह से समझिए कि ये जो ब्लैक कलर की चीज़, यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, और ये जो रेड कलर का है ये स्पाइक प्रोटीन होता है। यही स्पाइक प्रोटीन जो सबसे घातक होता है, यही और जो हमारा जेनेटिक मटेरियल आरएनए वायरस में होता है। जैसा कि आपको पता होगा, हम ह्यूमन बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, आरएनए नहीं पाया जाता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में मैक्सिमम वायरसों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कोरोना वायरस में भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। अब ये जेनेटिक मटेरियल करता क्या है? तो ये अपने जैसे हज़ारों लाखों नए वायरस उत्पन्न करने में मदद करता है। मतलब कि ये अपनी जनरेशन बढ़ाने में मददगार होता है, कोई भी जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इस तरह से आपने देखा कोरोना वायरस के बारे में। अब ये चीज़ें मैंने आपको स्पाइक प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल के बारे में क्यों बताया, अब ये आगे आपको पता चलेगा जब ये कोरोना वायरस हमारे लंग्स में एंट्री करेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है, ये जो रेड वाला दिखता है कोरोना वायरस में, वो स्पाइक प्रोटीन कहलाता है, और अंदर जो आपको वहाँ पर ब्लैक कलर का मैंने दिखाया था, वो हमारा क्या था, जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। ये 2 चीज़ हमारे काम की है। ये आप समझ लीजिए। यहाँ पर ये आपको कोरोना वायरस का नाम दिया हुआ है, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, या शॉर्ट में इसको हम सार्स कोवी 2 भी बोलते हैं। अब आगे आते हैं, और ये किस तरह से हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है ये वायरस, वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो लंग्स है वो बहुत ढेर सारी सेल से बना होता है, ठीक है? और जब ये हमारे फेफड़े में, हमारे लंग्स में पहुंचता है, तो ये वायरस जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे लंग्स की बाउंड्री को ही टच कर सकता है, और उसी बाउंड्री से लंग्स में इंटर कर सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि और जो भी सेल्स होती हैं वो एंट्री नहीं करती हैं किसी भी चीज़ को। हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है। मतलब क्या है सेमी परमिएबल का, अर्ध पारगम्य का? वो कुछ स्पेशल चीज़ों को ही हमारी सेल अंदर एंट्री करने देती हैं, उसके सिवा किसी और भी चीज़ को एंट्री नहीं करने देती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लंग्स है, इसकी बात की जाए, अब ये वायरस हमारे लंग्स को ही क्यों इफ़ेक्ट करता है, या सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी बॉडी के और किसी पार्ट में इसको एंट्री नहीं मिलती, सिर्फ़ लंग्स में ही क्यों एंट्री मिलती है, ये चीज़ मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ये हमने कोरोना वायरस का ये एक इमेज है, इसमें एक स्पाइक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है? और हमारे लंग्स की बात की जाए, तो ये हमारा लंग्स जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये हमारा लंग्स है। और हमारे लंग्स में क्या होता है, ACE2 नामक एक रिसेप्टर पाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये रिसेप्टर जो है ACE2 नामक रिसेप्टर पाया जाता है हमारे लंग्स में। ये स्पाइक प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ इसी रिसेप्टर के माध्यम से हमारे लंग्स में एंट्री कर सकती है। ऐसा क्यों? जैसा कि कहा जाता है कि जो सही चाबी ताले की होती है वही सिर्फ ताले को खोल सकती है। बिल्कुल उसी तरह से स्पाइक प्रोटीन और इस रिसेप्टर का कनेक्शन होता है। ये जो स्पाइक प्रोटीन होती है, ये एक तरह से चाबी का काम करती है, और ये जो ACE2 रिसेप्टर होता है, ये ताले का काम करता है, लॉक का। तो जैसे ही ये कोरोना वायरस हमारे लंग्स के इस रिसेप्टर के पास पहुंचता है, तो इसका जो स्पाइक प्रोटीन है, ये स्पाइक प्रोटीन क्या करता है, इस रिसेप्टर के ऊपर
चिपक जाता है, मतलब बिल्कुल फिट हो जाता है। सेम उसी तरह से जिस तरह से जो राइट चाबी, जो राइट की होती है ताले की, वो उस पे लगने के बाद तुरंत से ताले को खोल देती है। बिल्कुल उसी तरह से ये कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है, ये रिसेप्टर पे जाके अटैच हो जाता है, चिपक जाता है। तो हमारे लंग्स में पाया जाने वाला ये जो ACE2 रिसेप्टर होता है, इसको लगता है कि इसकी एंट्री जो है हमारी लंग्स के अंदर हो सकती है, ये काम की चीज़ है हमारे, तभी जो है ये मैच कर गया मेरे से। तो ये रिसेप्टर क्या करता है, अब इस कोरोना वायरस को अंदर भेज देता है लंग्स के। तो इस तरह से इसकी एंट्री हो जाती है लंग्स के अंदर, जबकि हमारे लंग्स की जो आउटर लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन की बनी होती है। उससे कोई भी चीज़ एंट्री नहीं कर सकती है, सिर्फ़ वही चीज़ें एंट्री कर सकती है जो उस अलाउ करती है अंदर जाने के लिए। तो इस तरह से ये वायरस जो है हमारे लंग्स को चकमा दे देता है और हमारे ACE2 रिसेप्टर के माध्यम से एंट्री कर जाता है लंग्स के अंदर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये कोरोना वायरस लंग्स में पहुँच जाता है और लंग्स में पहुँचने के बाद क्या करता है, ये अपनी तरह की लाखों कॉपी बना लेता है, अपनी तरह की लाखों कोरोना वायरस को बना लेता है। क्योंकि इस कोरोना वायरस के अंदर मैंने क्या बताया था, एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि आरएनए होता है, और जेनेटिक मटेरियल काम क्या करता है, अपनी तरह की, अपनी जनरेशन को बढ़ाना, मतलब अपने जैसे नए वायरस को उत्पन्न करना। तो ये हमारा जो कोरोना वायरस है, अब क्या हुआ, ये न्यूक्लियस के पास पहुँचा और न्यूक्लियस इसको कहाँ भेज देती है, राइबोसोम के पास भेज देती है। राइबोसोम का काम क्या होता है, जैसा कि आपको पता होगा कि राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। मतलब प्रोटीन निर्माण का काम क्या करता है, राइबोसोम करता है। यहाँ इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है इस कोरोना वायरस को राइबोसोम के पास भेज देता है, और राइबोसोम क्या करता है, एक तरह से समझ लीजिए जेरॉक्स करने का काम करता है। राइबोसोम, जब कोरोना वायरस राइबोसोम के पास पहुंचा, तो ये कोरोना वायरस के पास भी क्या है, स्पाइक प्रोटीन है, और राइबोसोम का काम भी क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण ही करना। तो जब ये कोरोना वायरस राइबोसोम के पास पहुंचता है, तो इसको लगता है कि ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट है, ये हमें इससे ढेर सारी प्रोटीन को बनाना है। तो एक तरह से आप जिस तरह से जेरॉक्स कराने जाते हैं, तो मशीन में एक पेज डलता है और उससे आप हज़ारों जेरॉक्स कॉपी निकाल सकते हैं। बिल्कुल वही प्रोसेस हमारा राइबोसोम करता है इस कोरोना वायरस के साथ। जैसे ही कोरोना वायरस हमारे राइबोसोम्स के पास आता है, राइबोसोम्स क्या करता है, उसकी लाखों कॉपी तैयार कर देता है, मतलब लाखों के अमाउंट में कोरोना वायरस का निर्माण कर देता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। जब हमारा राइबोसोम जो है हज़ारों कॉपी को तैयार करता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस कहा जाता है। अब क्या हुआ, अब ये कोरोना वायरस हमारे लंग्स में लाखों की संख्या में हो गए, तो पूरे हमारे लंग्स में कोरोना वायरस जो है वो इन्फेक्ट कर देता है और पूरे लंग्स में घूमने लगता है। तब हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है, हमारे इम्यून सिस्टम को पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कोई खतरनाक चीज़ एंट्री कर गई है, अब उससे उससे मुझे लड़ना है। तो उस वक्त इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाता है और वो इस कोरोना वायरस से लड़ने लगता है। जब इस कोरोना वायरस से हमारा इम्यून सिस्टम लड़ने लगता है, तो क्या होता है, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तब तो वो बहुत आसानी से इस कोरोना वायरस को मार देगी। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो क्या होता है, आपकी बॉडी उससे लड़ नहीं पाती है और आप सीरियस मोड पे चले जाते हैं, जैसे कि वेंटिलेटर पे पहुंच जाते हैं या सीरियस कंडीशन हो जाती है। अब बात की जाए कि ये इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ता कैसे है, किस तरह से इसको मारने का काम करता है। क्या होता है कि इम्यून सिस्टम तो कोरोना वायरस से लड़ रहा है, लेकिन कोरोना वायरस क्या है,
हर सेकंड इतने ज़्यादा अमाउंट में तैयार हो रहा है हमारा, जो हम इतनी ज़्यादा इसकी ज़ेरॉक्स कॉपी बन रही है कि हमारा इम्यून सिस्टम भी उससे लड़ नहीं पा रहा है। तो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म जो होता है, वो क्या करता है, एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है और इम्यून सिस्टम को हमारा न्यूक्लियस इन्फॉर्म करता है कि इस कोरोना वायरस से लड़ा नहीं जा सकता है। इसको मारने का एक ही तरीका है कि इसको शरीर के अंदर आने ही ना दिया जाए और शरीर के बाहर ही इसको नष्ट कर दिया जाए। तो हमारे शरीर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो क्या करता है, वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, वो एंटीबॉडी बनाता है। ये एंटीबॉडी क्या करती है, अब ये एंटीबॉडी का रोल शुरू होता है इस कोरोना वायरस को मारने के लिए। तो जब हमारा डिफेंस मैकेनिज्म एंटीबॉडी बनाए, तो ये एंटीबॉडी क्या करता है, ये आप वाइट कलर से जो आपको दिख रहा है ये एंटीबॉडी है, और इधर आपको एक कोरोना वायरस दिख रहा है और ये रेड कलर वाला उसका स्पाइक प्रोटीन दिख रहा है। तो जिस तरह से पहले हमने देखा था कि ये स्पाइक प्रोटीन हमारे लंग्स में आने के लिए ACE2 रिसेप्टर से चिपक जाता था और उसको बेवकूफ़ बना के हमारी लंग्स में एंट्री कर जाता था। अब वही ये एंटीबॉडी क्या करेगा, ये एंटीबॉडी इस स्पाइक प्रोटीन से जाके चिपक जाएगा। ठीक है? जैसे ही ये स्पाइक प्रोटीन से जाके वायरस के चिपक जाता है, अब क्या करता है, अब ये वायरस जो है, ये हमारे ACE2 रिसेप्टर को बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा और वो उससे चिपक नहीं पाएगा, क्योंकि इसके मुँह के पास तो एंटीबॉडी चिपक गया है। तो बहुत ही मैं नॉर्मल शब्दों में आपको ईज़ी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से एंटीबॉडी वर्क करता है हमारे कोरोना वायरस पर। तो एंटीबॉडी क्या किया, इस स्पाइक प्रोटीन का मुंह ही बंद कर दिया, मतलब सारे स्पाइक प्रोटीन पे जाके ये चिपक जाता है, जिससे क्या होता है कि अब ये कोरोना वायरस कहीं से भी हमारे लंग्स में एंट्री नहीं कर सकता, हमारे सेल्स में एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसी स्पाइक प्रोटीन के माध्यम से ही एंट्री करता है। ये तो काम था एंटीबॉडी का। लेकिन अब ये कोरोना वायरस इतने लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी में है, तो उतने ही लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का भी बनना ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी क्या करती है, अचानक से जब ये कोरोना वायरस उस पे अटैक करता है, तो इतनी ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं कर पाती है, जितने ज़्यादा अमाउंट में ये वायरस होता है। तो अब आगे वैक्सीन का क्या रोल होता है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। इससे बिना वैक्सीन के क्या है कि हमारा एंटीबॉडी इस स्पाइक प्रोटीन से लड़ तो रहा है, लेकिन ये इस वायरस की तुलना में कम होता है, तो सारे वायरस को ये नहीं मार पाता। कहीं न कहीं से ये वायरस जो है, एक नए वायरस को जन्म दे रहे हैं और वो प्रोसेस चलती जा रही है अंदर, तो हमारा एंटीबॉडी इसके लिए कम पड़ जा रहा है। लेकिन हाँ, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, उनमें एंटीबॉडी भी जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन उसका हो रहा है। तो वहाँ पर उस केस में क्या होता है कि विदाउट वैक्सीनेशन के भी इंसान जो है वो ठीक हो गया, मतलब अब वैक्सीन तो अब लगना शुरू हुई। इससे पहले भी कोविड से इन्फेक्टेड बहुत से लोग ठीक हो गए हैं। तो वो इसी वजह से कि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनका जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, वो बहुत लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रहा था। तो वो एंटीबॉडी जो है, जितनी अमाउंट में कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर रहा है बॉडी को, उतने ही अमाउंट में वो एंटीबॉडी जो है, वो मार रहा है। तो इस तरह से वो ठीक हो जाते थे। लेकिन अब ये वैक्सीन जो आई, अब ये वैक्सीन का क्या रोल है इस कोरोना वायरस को मारने में हमारी बॉडी में, ये हम देखते हैं। तो वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन हो, जैसा कि कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि 3 तरह की वैक्सीन होती है। जो हमारे भारत में निर्मित वैक्सीन है, भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित है, उसका नाम कोवैक्सीन है। बाकी स्पुतनिक वैक्सीन है और कोविशील्ड जैसी वैक्सीन्स हमारे इंडिया में इस वक्त काम कर रही हैं। तो अब बात की जाए कि इस वैक्सीन का क्या रोल है कोरोना से लड़ने में हमारी बॉडी में। तो ये वैक्सीन कुछ नहीं करता है, ये वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या करता है, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है।
मतलब हमारी बॉडी उतनी मात्रा में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी जितनी मात्रा में उसको ज़रूरत थी बॉडी को। तो अब ये वैक्सीन क्या करता है, अंदर जाके हमारी बॉडी के बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जिससे कि कहा जाता है कि आफ्टर वैक्सीनेशन 95% आप जो से ये वैक्सीन क्या करती है, 95% तक आपकी बॉडी को कोरोना से लड़ने में मददगार साबित तो होती है। मतलब एक बार वैक्सीन लग गई तो आप घर पर रहकर भी ठीक हो जाओगे नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल सिम्पटम के साथ। आपको हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाएगा या किसी तरह की ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये वैक्सीन बनती कैसे है, इसका रोल तो मैंने बता दिया सीधे से सिंपल से शब्दों में कि वैक्सीन का काम क्या है। ये कोरोना से लड़ता है, एंटीबॉडी हमारे शरीर के साथ हमारे शरीर में जा कर के एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। अब ये वैक्सीन जो है, ये बनी कैसे या ये कैसे कोरोना से लड़ ले रही है, तो इसको भी थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जो 3 टाइप की वैक्सीन मैंने बताई, सबकी मैकेनिज़्म, सबकी प्रोसेस अलग-अलग है, कौन कैसे बना, तीनों अपने आप में अलग है। तो सबसे पहले मैं कोवैक्सीन की बात करती हूँ, जो कि हमारे भारत में निर्मित है। ये है क्या कोवैक्सीन? ये कुछ भी नहीं है, ये वही कोरोना वायरस है, जो इस वक़्त इतना भयानक रूप लिया हुआ है। उसी कोरोना वायरस को वैक्सीन के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कराया जा रहा है और वही कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहा है वैक्सीन के रूप में। अब आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, कोरोना वायरस को वैक्सीन के रूप में इंजेक्ट कैसे किया जा सकता है? अगर कोरोना वायरस को वैक्सीन के रूप में इंजेक्ट किया जा रहा है, तब तो फिर ये और खतरा हमारे लिए है, ये तो हमें मार सकता है। तो नहीं, ये जो वैक्सीन बनती है, ये क्या होता है, जो भारत में निर्मित वैक्सीन है, मैं उसकी बात बता रही हूँ, कोवैक्सीन की। क्या होता है कि जो ये कोरोना वायरस होता है, इसको लैब में ले जाया जाता है और लैब में ले जाके इसको एक्टिव कर दिया जाता है केमिकल के थ्रू। मतलब ठोक-पीट के इसको पूरी तरह से मार दिया जाता है, ये कह लीजिए केमिकल के द्वारा। जब ये पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाता है, मतलब पूरी तरह से मर गया समझ लीजिए ये वायरस, तो अब क्या किया जाता है, इसी इनएक्टिव कोरोना वायरस को वैक्सीन के रूप में हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है। जैसे ही हमारी बॉडी में ये वैक्सीन इंटर करती है, तो हमारे जो बॉडी में हमारी बॉडी में क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, उसको क्या लगता है, उसको तो लगता है कि ये वही ओरिजिनल वाला कोरोना वायरस हमारे अंदर आया है। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारा जल्दी से अपना काम शुरू कर देता है, जबकि ये तो पायरेटेड, एक एक तरह से कह लीजिए कि ये ओरिजिनल कोरोना वायरस तो इंजेक्ट नहीं कराया गया, ये तो उसको इनएक्टिवेट करके अंदर इंजेक्ट कराया गया। लेकिन ये एक तरह से जुगाड़ कह लीजिए इंडियन साइंटिस्ट का, या कुछ भी कह लीजिए इसको। तो ये जैसे ही हमारी बॉडी में वैक्सीन पहुँचा, तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को लगता है कि कोरोना वायरस जो है एंट्री कर गया और ये एक्टिव हो जाता है बहुत जल्दी। और इसके बाद ये एक्टिव होके क्या करता है, बहुत लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन शुरू कर देता है। अब जब ढेर सारे एंटीबॉडी इसको देखते ही, इस वैक्सीन के एंट्री करते ही शुरू हो गए, तो अब क्या होगा, उसी दरमियान अगर कोई कोरोना वायरस आपको इन्फेक्ट करता है, तो ऑलरेडी आपके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है, वो बन चुका है और वो बहुत आसानी से अब क्या करेगा, कोरोना वायरस को मार देगा। क्योंकि उस वायरस की तुलना में आपकी बॉडी में अब एंटीबॉडी ज़्यादा मात्रा में हो गया है, क्योंकि वैक्सीन के साथ कुछ केमिकल्स को भी आपके अंदर इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीन के माध्यम से, जो कि एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को बढ़ाने का कार्य करता है। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन का रोल था। अब आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान शब्दों में कहूँ तो वैक्सीन क्या करती है, एंटीबॉडी के निर्माण का कार्य करती है। तो बहुत ही ज़रूरी है आपको वैक्सीन लेना, वैक्सीनेशन करवाना।
इसके लगने के बाद क्या होता है, आपके शरीर में इतना ज़्यादा एंटीबॉडी बन जाता है कि कोरोना को ये मार सकता है बहुत आसानी से, बिना आपको नुकसान पहुँचाए। अब एक सवाल और उठता है कि जब हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, जब हम वैक्सीन लेते हैं, तो हमें बुखार होता है, हमारी बॉडी में पेन होता है, वो ऐसा क्यों होता है? तो इसका भी रीज़न है। जैसा कि मैंने बताया कि वैक्सीन जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होती है, तो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या लगता है कि कोरोना वायरस बॉडी के अंदर आ रहा है, क्योंकि वो पायरेटेड, एक तरह से कह लीजिए पायरेटेड कोरोना वायरस होता है, जो कि वैक्सीन के थ्रू अंदर डाला जा रहा है ओरिजिनल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो अब क्या होता है कि जैसे ही ये वैक्सीन अंदर गई, हमारा एंटीबॉडी एक्टिव हो जाता है और वो इतना, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इतनी फास्ट वर्क करने लगता है, इतना ज़्यादा उस वायरस से लड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है, तो थोड़ा-सा आपके अंदर उथल-पुथल मचेगी, कह लीजिए, या लड़ाई-झगड़ा होगा कोरोना वायरस का, या हमारे इम्यून सिस्टम का कोरोना वायरस से, तो उसका थोड़ा-सा इफ़ेक्ट तो आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो वही होता है, आपको बुखार हो जाता है, बॉडी में पेन हो जाता है, तो वो कुछ नहीं होता है, उसका सीधा-सा मतलब ये होता है कि अंदर इम्यून सिस्टम अपना काम कर रहा है, वो लड़ाई, अपना जंग जारी किया है कोरोना के खिलाफ। तो वो डरने वाली कोई चीज़ नहीं होती, बहुत ही नॉर्मल सिम्पटम ये होता है। तो अब इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कोरोना वायरस हमारे शरीर में एंट्री करता है, हमारे लंग्स को किस तरह से इन्फेक्ट करता है, और एक वायरस हमारी बॉडी के अंदर लाखों वायरस में कैसे बदल जाता है। उसके बाद वैक्सीन का क्या रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की। जैसे कोवैक्सीन में मैंने बताया कि जो ओरिजिनल कोरोना वायरस होता है, उसे ही इनएक्टिव करके, केमिकल्स के थ्रू उसे ही इनएक्टिव करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ये तो हमारे भारत में निर्मित कोवैक्सीन की बात होगी। बाकी अगर और वैक्सीन की बात कर ली जाए, जैसे कि कोविशील्ड की बात कर ली जाए, तो इसमें क्या होता है, कोविशील्ड वगैरह में, इसमें क्या होता है कि ओरिजिनल कोरोना वायरस को लैब में ले जाया जाता है, वहाँ साइंटिस्ट बिल्कुल उसी की कॉपी करके पायरेटेड कोरोना वायरस बनाते हैं और उसको वैक्सीन के रूप में हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो जब ओरिजिनल कोरोना वायरस आता है, तो उसको लगता है कि ये पायरेटेड कोरोना वायरस भी उसी की कॉपी है, उसी का दोस्त है। तो अब क्या करता है, वो पायरेटेड कोरोना वायरस को हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेजता है, जहाँ की पायरेटेड कहा जाए, तो वो पायरेटेड कोरोना वायरस का प्रोडक्शन करता है, और पायरेटेड कोरोना वायरस जो से हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से कहा जाए तो कोरोना वायरस को बॉडी में फैलने से रोका जाता है। अब वो कुछ वैक्सीन के बारे में कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, थोड़ा-सा मैं आज और बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि कोवैक्सीन तो हमारे भारत की निर्मित वैक्सीन है। उसके बाद स्पुतनिक वैक्सीन की बात की जाए, जो कि अभी हाल ही में भारत में आई है और कुछ राज्यों में इसको भी लगना शुरू हो गया है, तो स्पुतनिक वैक्सीन रूस की वैक्सीन है। इसके बाद अगर हम अ, फाइज़र वैक्सीन की बात करें, तो ये अमेरिका की वैक्सीन है और ये भारत में आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है इसकी। ऐसा मैं इस वजह से कह रही हूँ, क्योंकि जो फाइज़र वैक्सीन होती है, इसको -70 डिग्री टेम्परेचर पर रखना होता है, और इंडिया में ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है उसके अनुकूल नहीं है। उसके बाद और भी कुछ वैक्सीन है, जैसे कि नो नोवा नोवावैक्स करके भी एक वैक्सीन है, जो कि यूएनओ ने बनाया है। ये कुछ गरीब राष्ट्र, गरीब देशों के लिए बनाया है, जैसे कि अफ्रीका के लिए नोवावैक्स यूएनओ द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें भारत का भी योगदान है। और कोविशील्ड की बात की जाए, जो कि हमारे भारत में स्टार्टिंग में कोविशील्ड ही लगना शुरू हुआ था, तो कोविशील्ड हमारा ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित वैक्सीन है। ये तो हो सकता है आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोविशील्ड जो है वो किसके द्वारा निर्मित है?
या नोवावैक्स जो है वो किसके द्वारा निर्मित है और इसका प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें मतलब हमारे नॉलेज हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थी जो कि मैंने आपको बता दिया है। और सारी वैक्सीन की बात की जाए तो ये mRNA टाइप होती है मतलब मैसेंजर आरएनए टाइप होती है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी वैक्सीन है वो आरएनए होती है क्योंकि हमारा जो कोरोना वायरस है उसका भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है। अब और कुछ बात कर ली जाए तो वैक्सीनेशन के डोज की, तो ये जो भी वैक्सीनेशन है उसके 2 डोज़ दिए जा रहे हैं और दोनों डोज के बीच में कितना डिफ़रेंस होता है टाइम का। तो दोनों कोरोना वैक्सीन की डोज में लगभग 28 से 42 दिन का डिफरेंस होता था अभी तक, लेकिन अभी जो नई गाइडलाइन आई है कोरोना उसके अकॉर्डिंग अब 82 दिन के बाद दूसरी डोज दी जाएगी। तो कुछ ऐसा है। और ये जो हमारा 18 प्लस वाला मॉडल भारत ने अपनाया है कि 18 से 45 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन, तो ये इज़राइल के मॉडल के आधार पर भी भारत ने अपने यहाँ ये मॉडल अपनाया है। सबसे पहले 18 प्लस मॉडल जो है ये इज़राइल ने शुरू किया था, तो ये भी बेहद ही इम्पोर्टेंट है। कभी क्वेश्चन बन सकता है कि 18 प्लस वैक्सीनेशन जो है वो इंडिया ने किस कंट्री के मॉडल को देखते हुए अपनाया है, तो ये इज़राइल के मॉडल के आधार पर अपनाया गया है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात और यहीं पर जान लीजिए कि इज़राइल ऐसी पहली कंट्री हो गई है जो कि कोरोना से मुक्त हो चुकी है। तो ये कुछ मुद्दे वाली बात थी, कुछ इम्पोर्टेंट बात थी आपके नॉलेज के लिए और आपको जागरूक होने के लिए, क्योंकि कोई भी अगर हमारे आस-पास घटनाएँ घट रही हैं, तो उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होना बेहद ही ज़रूरी है, तभी आप उस चीज़ के खिलाफ अपने आप को तैयार कर सकते हैं, उससे लड़ने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में। और अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर आपको ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। हम कोशिश करेंगे उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाने की। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक घरों में रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।